कमलेश पहली बार आपके सामने संस्कृत विषय लेकर आया हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था संस्कृत का संज्ञा प्रकरण, जिसके अंदर हमने देखा था स्वर और व्यंजनों का सामान्य परिचय। उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जो हमने वर्ण जो पढ़े थे संस्कृत के अंदर, पहला देखा था स्वर और दूसरा देखा था व्यंजन। कौन कौन से स्वर होते हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं, ये सब हम देख चुके हैं। अब इन्हीं स्वर और व्यंजन को किस किस प्रकार से आगे बांट रखा है, किन किन भागों में बांट रखा है, हम ये देखते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले देखिए, हम पहला भाग है वो है स्वर। तो आप देखिए, इस स्वर के अंदर पहला है ह्रस्व, फिर है दीर्घ और उसके बाद में है प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व के अंदर देखिए आप, ह्रस्व को हमने पुनः 3 भागों में बांटा है। ह्रस्व को हमने फिर से 3 भागों में बांटा है। पहला है उदात्त, दूसरा है अनुदात्त, तीसरा है स्वरित। इसी प्रकार से दीर्घ को भी हमने 3 भागों में बांटा है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और प्लुत को भी हमने 3 भागों में बांटा है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब आप देखिए, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित क्या होते हैं। जो भी स्वर होते हैं उनको जो बोलने का तरीका होता है जी, जो भी स्वर होते हैं उनको बोलने का तरीका होता है। किसी स्वर को हम तेज या ऊंची आवाज में बोलते हैं, किसी को सामान्य आवाज में बोलते हैं और किसी को बिल्कुल स्लो। तो इस प्रकार से उनको बोलने का जो तरीका होता है वही उदात्त, अनुदात्त और स्वरित कहलाता है। अब ये उदात्त, अनुदात्त, स्वरित जो है, इनको हमने फिर से 2 भागों में बांट दिया है। ये पहला है अनुनासिक, दूसरा है अननुनासिक। अनुनासिक और अननुनासिक। अनुनासिक और अननुनासिक क्या होता है, तो सामान्य सी बात है। देखिए, जो स्वर मुख और नाक से बोला जाता है, मुख और नाक से दोनों की सहायता से जो स्वर बोला जाता है वो तो है अनुनासिक, वो तो है अनुनासिक। और जो सामान्य प्रकार से जो हम स्वर बोलते हैं वो सभी किसमें आते हैं, अनुनासिक। तो इसका मतलब ये है कि जिन स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं, जिन स्वरों के ऊपर हम क्या लगाते हैं, चंद्र बिंदु लगाते हैं, वो सभी स्वर क्या कहलाएंगे, अनुनासिक। और जिन पर हम चंद्र बिंदु नहीं लगाते हैं, अर्थात मुख और नाक की सहायता से नहीं बोलते हैं, वो होते हैं अननुनासिक। तो देखिए आप यहाँ पर इसमें हमने देखे थे ह्रस्व स्वर के अंदर, तो अ, ई, उ, री और ली, ये 5 स्वर देखे थे। वो पांचों किसमें आएंगे, ह्रस्व के उदात्त, फिर ह्रस्व का उदात्त है उसके अंदर अनुनासिक में आएगा, अनुनासिक में आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर जो अ, ई, उ, री और जो ली है, ये 5 स्वर ह्रस्व के अंदर थे। यानी कि ये प्रत्येक जो है वो 6 प्रकार का यहाँ पर हो जाएगा। अ वाला जो है, जैसे माने हम अ यहाँ पर है, तो अ ह्रस्व होगा, उदात्त होगा, उदात्त के अंदर अनुनासिक होगा, ह्रस्व के अंदर उदात्त होगा, उदात्त के अंदर अनुनासिक होगा। तो इस प्रकार से आप देखिए, तो अ जो है, ई जो है, ई, उ, री, ये सभी जो है 6 प्रकार के हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर जो 8 स्वर थे, कौन कौन से थे, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, वो सभी कितने प्रकार के हो जाएंगे, यहाँ पर 6 प्रकार के हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर हमने देखे हैं, तो यहाँ का केवल एक री जो है उसको मान भी रहे हैं, नहीं भी मान रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें, तो यह भी कितने प्रकार के हो जाएंगे, 6 प्रकार के हो जाएंगे। यहाँ पर हमने जो भी प्लस स्वर देखे वो सभी कितने प्रकार के हो जाएंगे, 6 प्रकार के। अब हम देखते हैं, तो अ जो है वो अ यहाँ पर आया है, इस अ का ही रूप यहाँ पर आया और इस अ का ही रूप यहाँ पर भी आया है। अ, आ और आ, प्लुत। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि अ, ई, उ, री, ये सभी जो है वो यहाँ पर भी आए, यहाँ पर भी आए और यहाँ पर भी आए। यानी ह्रस्व भी है, दीर्घ भी है और प्लुत भी है। तो अ, ई, उ और री, ये सभी कितने प्रकार के हो जाएंगे, अ, ई, उ और री, ये कितने प्रकार के हो जाएंगे, तो 6 और 6, 18 प्रकार के हो जाएंगे। 18 प्रकार के हो जाएंगे। अब देखिए
ए आई ओ औ जो है वो इधर नहीं आए, यानी कि ह्रस्व के अंदर नहीं आए, लेकिन दीर्घ और प्लुत के अंदर आए। तो ए आई ओ और औ ये सभी कितने प्रकार के हो जाएंगे? 6 और 6 12 प्रकार के हो जाएंगे। 6 और 6 12 प्रकार के हो रहे हैं। अब कौन सा बचा? तो एक बचा है री। री वाला बचा है, री को मैं यहां पर लिख रहा हूं, और री को आप देखिए यहां पर आया है ह्रस्व के अंदर, प्लुत के अंदर आया है, तो नहीं माने तो फिर नहीं मानेंगे हम इसको। तो दीर्घ के अंदर री नहीं है, यानी कि ये री जो है 6 और 6 12 प्रकार का हो रहा है। ये लीजिए 12 प्रकार का ये हो गया। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है कि कुछ व्याकरणाचार्यों ने, माने वरुचि ने, शायद उन्होंने वरुचि ने कहा है कि ये जो री है और ये री है, ये दोनों क्या है? सवर्ण होते हैं। री और री क्या होते हैं? सवर्ण होते हैं। और इसका सूत्र उन्होंने दिया है री री वर्णयोः वित् सावर्ण्यम वाच्यम। वरुचि ने सूत्र बताया है रील री वर्णयोः वित् सावर्ण्यम वाच्यम। इस सूत्र में उन्होंने कहा है कि जो री और री है ये दोनों सवर्ण है। सवर्ण यानी कि एक ही जैसे समान है। अब इनको समान माने तो री के तो है 12 और री के है 18। इस प्रकार से 12 और 18 मिलकर कितने हो जाएंगे? 30। तो इस प्रकार से अगर एग्जाम में अगर पूछा जाए कि री के कितने भेद हैं या री कितने प्रकार के होते हैं, तो वहां पर हम 30 बताएंगे अगर सवर्ण संख्या पूछी जाए तो। अर्थात री की सवर्ण संख्या हो रही है, तो इस सूत्र से अगर माना जाए तो री के कितने भेद हो जाएंगे? 30। और सामान्य रूप से देखा जाए तो री के होंगे 12। चलिए हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपने देख लिया, यहाँ पर री के भेद हो गए। इनको स्वर के आपने देखा है किस प्रकार से स्वर को हमने यहाँ पर बांटा है, किस प्रकार से इनका विभाजन किया जाता है, यहाँ से हम सब कुछ देख चुके हैं। अब इसी प्रकार से व्यंजन को भी हम देखेंगे कि व्यंजन के किस किस प्रकार से भेद होते हैं, व्यंजन किस किस प्रकार के होते हैं। चलिए व्यंजन का वर्गीकरण। व्यंजन का जो वर्गीकरण किया जाता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसको याद करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। इसको हम देखें तो व्यंजन का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। व्यंजन का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो किया जाता है उच्चारण स्थान के आधार पर। पहला तो किया जाता है उच्चारण स्थान के आधार पर, और एक दूसरा इसका विभाजन जो किया जाता है वो किया जाता है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर। और ये जो वर्गीकरण है ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, एग्जाम पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम देखें तो पहला हम व्यंजन का वर्गीकरण देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर कैसे होता है। चलिए देखते हैं हम। तो ये उच्चारण स्थान क्या होते हैं? सबसे पहली बात हम ये करते हैं, हमारे मुख के अंदर से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो ध्वनि जहां जहां स्पर्श करती है या किसी वर्ण को बोलने के लिए जो जो अंग हमारी सहायता करते हैं वो सभी उच्चारण स्थान कहलाते हैं। प्राचीन व्याकरणाचार्यों ने उच्चारण स्थानों की संख्या 8 बताई। प्राचीन व्याकरणाचार्यों ने उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी बताई है? 8 बताई है। अब उन्हीं के आधार पर कुछ अन्य उच्चारण स्थानों को जोड़कर यहाँ पर देखेंगे। आप मेरे साथ रहिए और चलिए हम देखते हैं इसको। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण।
हम देखेंगे तो उच्चारण स्थान को याद करने का जो तरीका है वो यही है कि इस उच्चारण स्थान के लिए जो सूत्र बताए उन सूत्रों को अगर हम याद कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से हमें उच्चारण स्थान याद हो जाएंगे। देखिए आप, जैसे कि पहला उच्चारण स्थान देखते हैं तो वो है कंठ। कंठ आप सभी जानते हैं हमारा जो गला होता है जिसको कंठ का एक रूप दिया गया है, कंठ होता है ये। तो यहाँ पर इसके अंदर जो वर्ण होते हैं इस कंठ से जो बोले जाते हैं वो वर्ण कहलाते हैं कंठ। जो वर्ण कंठ से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंठ वर्ण कहलाते हैं। अब देखिए कंठ का सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। बहुत ही आसान तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अब इसका कहने का मतलब ये है अ आ क वर्ग ह और विसर्ग जो होते हैं वो सभी किसमें आएंगे? कंठ में। यानी कि ये सभी वर्ण कहां से बोले जाएंगे? कंठ से बोले जाएंगे। आप बोल कर ट्राई कर सकते हैं अ की आवाज कहां से आ रही है, क की आवाज कहां से आ रही है। अब अगर आप च वर्ण को बोलने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जहां से हम अ और क को बोले वहां से च की आवाज नहीं आ रही है। देखिए इसके अंदर आएंगे अ आ, फिर क वर्ग, इसके अंदर पूरे 5 वर्ण आएंगे क वर्ग के अंदर, क ख ग घ अंग। इसके अतिरिक्त ह वर्ण है और विसर्ग है, ये सभी किसमें आएंगे? कंठ में आएंगे। तो इसका सूत्र हम याद कर लेते हैं अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो हमें आसानी से ये याद रहेगी कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। दूसरा देखिए, दूसरा उच्चारण स्थान है तालु। ये तालु जो है इससे जो वर्ण होते हैं या इससे संबंधित जो वर्ण होते हैं उनको कहते हैं हम तालव्य। तालव्य वर्ण। देखिए आप तालु का सूत्र देखिए, इसका सूत्र है ईचु यशनाम। ईचु यशनाम तालु। ईचु यशनाम तालु। आप देखिए आप ई और बड़ी ई, च वर्ग, य और श, ये सभी किसमें आएंगे? तालु में आएंगे। तो ई और ई, च वर्ग, च वर्ग के अंदर कौन कौन जाता है? च छ ज ज य और य और श, ये सभी किसमें आएंगे? तालु में आएंगे। इसके अलावा देखिए आगे मुर्दा। मुर्दा देखिए आप, इसका सूत्र है इससे संबंधित जो है इससे बोलने जाने जो वर्ण होते हैं वो कहलाते हैं मूर्धन्य। या उन स्वर को हम क्या कहते हैं? व्यंजनों को और स्वरों को हम क्या कहते हैं? मूर्धन्य। मुर्दा से जो बोले थे उनको क्या कहते हैं? मूर्धन्य। आप देखिए मुर्दा का सूत्र है ऋतु रसाणाम। ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब इसके अंदर देखिए आप ऋतु तो री और ट, ये री और बड़ी री, इसके अतिरिक्त ट वर्ग, ट ठ ड ढ न और श और ये सभी हो जाएंगे इसके अंदर। ये सभी क्या कहलाएंगे? मूर्धन्य कहलाएंगे। अब देखिए आप दंत। दंत यानी कि दांत की सहायता से या जीभ बोलते समय जीभ और दांतों के टच करिए तो वो होंगे दंत। और इससे संबंधित जो वर्ण होते हैं वो कहलाते हैं दंत्य। तो दांत से संबंधित इसका सूत्र होगा ऋतु लसनाम। ऋतु लसनाम दंता। ऋतु लसनाम दंता। इसके अंदर देखिए आप, एक तो है ऋ। अब ऋ दीर्घ नहीं होता है, त वर्ग, त थ द ध न। इसके अलावा है ल, फिर है स। ये सभी वर्ण जो है वो किसमें आएंगे? दंत में आएंगे। फिर देखिए आप
नासिक्य, नासिक्य वर्ण। ऐसे वर्ण होते हैं कुछ जिनको बोलने के लिए हमें नाक की जरूरत होती है, नाक की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने नाक को दबा लेते हैं तो बिल्कुल भी आप ध्वनि नहीं निकाल पाते हैं। वो वर्ण कौन से हैं? तो आप देखिए य म न न, य म न न, नासिका। ये कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनको हम केवल नाक से ही बोल सकते हैं। वो है य म अंग ण न। ये ऐसे 5 वर्ण हैं जिनको हम अपने नाक की सहायता से बोल सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, मैं इनको यहाँ पर लिख देता हूँ य म अंग न और न। इनकी एक विशेषता है, वो विशेषता क्या है? ये इनका इन 5 वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो दो है। जैसे आप देखिए यह किसका अंतिम वर्ण है? च वर्ग का। च वर्ग कहां पर है? यहाँ पर। यानी कि यह का जो उच्चारण स्थान है वो अपने वर्ग के साथ में भी, यानी कि यह जो है वो तालव्य में भी है और नासिक भी। इसी प्रकार से म देखिए, तो म भी जो है प वर्ग के साथ में आता है और इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ्य। अंग जो है इसके भी दो उच्चारण स्थान होंगे, एक तो अपने नासिक भी नहीं है और एक इस प्रकार से कंठ भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सभी वर्णों के दो उच्चारण स्थान होते हैं। आगे देखिए ओष्ठ, इसको कहते हैं ओष्ठ। ये है नासिका, नासिका। ओष्ठ में देखिए आप, तो ओष्ठ में आता है सूत्र है इसका उपध्मान्याना, उपध्मान्याना ओष्ठ, उपध्मान्याना ओष्ठ। यानी कि ये जो होठ हैं वो इनका उच्चारण स्थान होता है, होठ से इनको बोला जाता है। उसमें कौन कौन से आएंगे? तो एक आएगा, यहाँ पे लिखा हूं मैं, उ या उ, वर्ग और उपध्मानी। उपध्मानी क्या होते हैं? तो उपध्मानी जो है इस प्रकार से ये वर्ण होते हैं और इनको कहते हैं उपध्मानी। तो ओष्ठ के अंदर क्या आएंगे? उ, प वर्ग और ये उपध्मानी, ये सभी इसमें आते हैं। चलिए और आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है कंठ तालु, कंठ और तालु। अब देखिए यहाँ पर जो उच्चारण स्थान है उनके दो उच्चारण स्थान, कंठ और तालु। तो इसका सूत्र होगा ए दे तो कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु। तो ए और आई, ए और आई, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालु। फिर देखिए कंठोष्ठ, कंठोष्ठ देखिए ओ दो तो कंठोष्ठम, ओ दो तो कंठोष्ठम। यहां पर देखिए आप ओ और औ, इन दोनों का क्या होगा? कंठ और ओष्ठ, ओ तथा औ। फिर देखिए दंतोष्ठ, दंतोष्ठ होगा दांत और होठ की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। तो ये अकेला एक वर्ण है, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। यानी कि अकेला एक वर्ण व है, इस व का उच्चारण ऐसा होता है दंतोष्ठ। और एक होता है जीवामूलम, जीवामूलम, उसका सूत्र है जीवामूल्यस्य, जीवामूल्यस्य
जीवामूलम। ये जीवामूल जो है ये वर्तमान में प्रचलित नहीं होते, ये हमारे काम नहीं आते हैं। इसमें होता है एक तो अर्ध विसर्ग सदृश चिन्ह है, इसमें लिखता है क और ये है ख। तो चलिए हम ये देखते हैं, यहाँ पर हमने इनको देखा है कि उच्चारण स्थान के आधार पर जो हमारे वर्ण हैं उनका हमने विभाजन किया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रयत्न के आधार पर हम इसको व्यंजनों को बांट सकते हैं, उनको आसानी तरीके से किस प्रकार समझ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।